दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जहां एक तरफ पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड के तूफान से हड़कंप मच गई। भूकंप के तुरंत बाद छोटे बड़े अर्थक्वेक्स भी जापान में देखने को मिले, जिनकी टोटल में संख्या 155 प्लस थी। इसकी वजह से समुद्र में 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने एक बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू कर दी थी। हालांकि बाद में इस वार्निंग को डाउनग्रेड कर दिया गया। दर्जनों बिल्डिंग्स तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, जिससे चारों तरफ आग की लपटें फैलने लगी। 2 जैन को खबर आती है कि इस भारी भूकंप के कारण जापान में लगभग 55 लोगों की मौत हो चुकी है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जापान के लोगों के लिए ये समय एक जंग के बराबर है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है। 2 जैन को ही जापान में एक और हादसा देखने को मिलता है। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर खड़े जापान कोस्ट गार्ड के प्लेन से जाकर टकरा जाता है, जिससे दोनों प्लेन्स में भयंकर आग लग जाती है। आपको बता दें कि जापान कोस्ट गार्ड का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए तैयार हो रहा था। इस कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट में बैठे 6 में से 5 लोगों की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ जापान एयरलाइंस के 379 पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। 39 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते थे जो इस हादसे से बच निकलते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जापान में ही क्यों इतने सारे सुनामी और अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और इतने भयंकर भूकंप से जापान कैसे डील कर पाता है। क्योंकि इतने ही मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यदि किसी और देश में आया होता तो शायद हजारों की तादाद में लोग मर सकते थे। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन सब चीज़ों से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि जापान में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक और नोटो पेनिसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। यदि पेनिसुला की बात करें तो कोई भी जमीनी हिस्सा 2-3 ओर से पानी से घिरा हो उसे पेनिसुला कहा जाता है। जापान के वेस्ट साइड में सी ऑफ जापान एरिया मौजूद है, लेकिन फिर भी सी ऑफ जापान से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित जापान की राजधानी टोक्यो में भी इस अर्थक्वेक को महसूस किया गया था। आइए जानते हैं जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। टेक्टोनिक प्लेट्स धरती की सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है जो धरती के क्रस्ट और मेंटल से मिलकर बनती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से ही कन्वेंशनल करंट निकलते हैं, जिनकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। आपको बता दें कि धरती की मेजर 16 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो साल दर साल धीरे धीरे मूव करती हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक यानी भूकंप जैसे झटके भी महसूस होते हैं। दुनिया के जितने भी देश इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाई करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। यदि जापान की बात की जाए तो ये देश ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां धरती की 4 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं, जिसमें पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स, फिलीपीन टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स शामिल हैं। और यही कारण है कि जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पैसिफिक प्लेट में देखने को मिलती है और इसी वजह से इसकी बाउंड्री को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसी प्लेट में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। यदि हम इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री की बात करें तो ये नेपाल के पास से गुजरती है जहां हिमालय की पहाड़ियां मौजूद हैं, और इसी वजह से नेपाल में भी भूकंप के बड़े बड़े झटके देखे जाते हैं। इसी के कंपेयर में यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन की, तो वहाँ रेयरली ही कोई अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, और इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रीजन मौजूद होते हैं वहाँ अर्थक्वेक्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है, और इसी वजह से यहाँ अर्थक्वेक्स के कम झटके देखे जाते हैं। यदि हम मेन टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स
अलग अलग तरीके से एक दूसरे से टकराती है, जिसके बेस पर अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां दोनों प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। सबसे भयानक अर्थक्वेक्स की बात करें तो केवल कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ही ये अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो समुद्र के इतने पास लोकेटेड होते हैं, और जितना लाइट कलर होता है समुद्र की गहराई भी उतनी ही कम होती है, और जितना डार्क कलर होगा समुद्र उतना ही ज्यादा गहरा होता है। ज्यादातर देशों के आसपास, जैसे कि अफ्रीका कोस्टलाइन, इंडिया कोस्टलाइन और साउथ अमेरिका की कोस्टलाइन का कलर बहुत ही लाइट है। यदि जापान की बात करें तो इसकी कोस्टलाइन का कलर बहुत ही डार्क है, और इसके ऊपर से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर गुजरती है। इसी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से यहाँ इतने भयंकर अर्थक्वेक्स आते हैं कि यहाँ इतना गहरा समुद्र है और इतने ज्यादा एक्टिव वोल्केनो भी देखे जाते हैं। यही कारण है कि जापान में ही सबसे ज्यादा सुनामी भी देखने को मिलती है। जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैली तो ये सुनामी शब्द पॉपुलर हो गया। दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही देखे जाते हैं, और 75% से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो यही देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स जापान में ही आते हैं, और सुनामी और अर्थक्वेक्स को कंट्रोल करने में जापान का नाम सबसे आगे रहा है। चलिए दोस्तों, इन बातों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक्स से बचाने के लिए 3 स्टैंडर्ड्स में तैयार किया जाता है। बिल्डिंग्स के सबसे निचले हिस्से में होता है टाइशीन स्टैंडर्ड, जिसमें बिल्डिंग्स की दीवारों को, बीम को और पिलर्स की मिनिमम थिकनेस को बताया जाता है, ताकि अर्थक्वेक्स के समय बिल्डिंग को नुकसान से बचाया जा सके। यदि दूसरी स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें सेशीन स्टैंडर्ड होता है, जो ऊंची बिल्डिंग्स के लिए रेकमेंड किया जाता है, जिसमें बिल्डिंग्स के नीचे रबड़ के टायर लगा जाते हैं ताकि अर्थक्वेक्स के टाइम वाइब्रेशन को ऑब्जर्व किया जा सके। थर्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें मेशीन स्टैंडर्ड आता है, जिसमें बिल्डिंग के नीचे लेड, स्टील और रबड़ की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती हैं, ताकि भूकंप के समय बिल्डिंग बिल्कुल स्टेबल रहे। टोक्यो शहर में मौजूद स्काईट्री नाम के टावर में भी इसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरे शहर की मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है, और दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी जापान में कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अर्थक्वेक्स के कंपैरिजन में वो उतनी सक्सेसफुल नहीं होती। इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, जिससे आने वाली सुनामी को कंट्रोल में किया जा सके। दूसरी तरफ इन्होंने कोस्टल डाइक्स बनाई हैं, जो वैसे तो बहुत महंगी होती हैं, लेकिन सुनामी को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहती हैं। इसके अलावा इन्होंने इवैक्यूएशन टावर बनाए हैं, जिससे लोग सुनामी के समय अपने आप को इस हाई पॉइंट टावर्स में जाकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और फाइनली इन्होंने समुद्र के पास दीवारें बनाई हैं, जिसे सी वॉल कहा जाता है। जापान की 22,000 मील लंबी कोस्टलाइन है, जिसका 40% हिस्सा सिर्फ इन कंक्रीट सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन कभी कभी भयंकर भूकंप के आगे ये सी वॉल भी फेल हो जाती है, जैसे कि 2011 में आए अर्थक्वेक के कारण हुआ था। आपको बता दें कि 2011 में आए अर्थक्वेक के कारण ही आई सुनामी को जापान की सबसे पावरफुल अर्थक्वेक का नाम दिया गया है, और इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज होने से पूरे पैसिफिक ओशियन के ऊपर रेडिएशन फैल गई। 2011 का ये अर्थक्वेक और सुनामी इतिहास की सबसे खतरनाक घटना मानी जाती है, जिससे लगभग 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जापान की सरकार ने अपने स्टैंडर्ड्स को और मजबूत कर लिया, और इन सभी अर्थक्वेक्स के कंपैरिजन में इस साल का डिजास्टर इतना जानलेवा नहीं था। तो दोस्तों, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।